अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है। और पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने थोड़ा सा जो है वो एक रफ़ सा आइडिया लिया था कि केमिकल बॉन्ड के चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो उसके अंदर हमने उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड देख लिया था, और आज की वीडियो के अंदर हम प्रॉपर जो है वो केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर बात करने लगे हैं, और जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है आयनिक बॉन्ड के ऊपर। इसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, आयनिक बॉन्ड कहते हैं इसको, या फिर इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब क्यों ये नाम है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, और फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह होती है, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है, किस किस तरह के आयंस, किस किस तरह की चीज़ें आपस में मिलेंगी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जब एक बॉन्ड बन गया है तो उसके बाद स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है। एक साइंटिस्ट था लेविस, उसने डॉट स्ट्रक्चर अपना दिया था। डॉट एंड क्रॉस से एलिमेंट्स के दरमियान या एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करके हम बॉन्ड बता सकते हैं कि इस एटम के दरमियान इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। तो उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवेलेंसी का आर्टिकल, उसके अंदर थोड़ी सी बातें हम डिस्कशन लेके आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं, या किस किस तरह की एनर्जी इस्तेमाल होती है, या कौन कौन सी एनर्जी की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, ये चीज़। और आखिरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब जितनी चीज़ें मैक्सिमम कवर हो जाती हैं इस वीडियो के अंदर हम करेंगे, लेकिन जो चीज़ें बाकी रह जाएंगी वो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना के, यानी आयनिक बॉन्ड का सेकंड पार्ट बनाएंगे, और उसके अंदर बाकी लेक्चर जो रह जाएगा वो हम उसके अंदर कोशिश ये होगी कि ये जो पहले 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स हैं ये इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएँ, और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो एक अलग लेक्चर को बनाया जाए ताकि वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छे तरीके से आप लोग समझ लें, क्योंकि उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी आएंगी जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कोशिश होगी कि अलग एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आप जो है वो सीख लें। लीजिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह होती है, या आयनिक बॉन्ड होता क्या है। देखें, जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि ये नज़र आ रहा है, और मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि बॉन्ड होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो स्पीशीज़ के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग बॉन्ड का नाम दे देते हैं। तो ये सेम वही चीज़ है, मैंने उस दिन भी आपको आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल दी थी। अब आयनिक बॉन्ड जो है वो नाम से जाहिर है कि ये बॉन्ड जो है ये आयंस के दरमियान होगा। पहली बात याद रखनी है कि ये बॉन्ड जो है ये आयंस के दरमियान होगा। अब हमें पता है कि आयंस हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है कैटाइन और दूसरा हमारे पास होता है एनाइन। कैटाइन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये एक रफ सा आइडिया हम ले लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में रिएक्शन करेंगी तो बनेगा। अब कैटाइन जो होते हैं ना, यानी ऐसे एटम जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, या एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उस स्पीशी को हम लोग कैटाइन का नाम देते हैं। आयन का आर्टिकल हमारा लेक्चर मौजूद है। उसके बाद कैटाइन जो होते हैं, यानी ऐसे एटम, पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, यानी किन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो कैटाइन्स होते हैं ये ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। और इसके बरक्स अगर एनाइन की बात की जाए, नेगेटिव चार्ज किन के ऊपर आता है, तो हम बात करते हैं कि जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स के मुकाबले में जो ये बॉन्ड बनेगा ये नॉन मेटल्स के साथ हमारा बॉन्ड बनेगा, यानी एक ये हमारे पास एक समरी बनती जाएगी कि किन दो एटम्स के दरमियान हम लोग ये बॉन्ड बनाएंगे। ज़्यादा मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अभी एक नई टर्म थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप रफ सा आइडिया ये इसका भी ले लें कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो एटम के अंदर ये जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नाम देते हैं। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं हम कहते हैं ये वाले एटम्स जो हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। तो यानी ये बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान भी जो है वो बनेगा।
अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगी किस तरह। हमें ये तो पता चल गया कौन कौन से एटम आपस में मिलेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब जैसा कि आपको बताया था कि एटम बॉन्ड बनाते क्यों है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसकी पहली थ्योरी जो थी वो ये थी कि एटम ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब बॉन्ड अब अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी किस तरह आएगी, लेट सपोज एग्जाम्पलीफाई करके बात को करने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम। हमें पता है कि अगर मैं सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ या सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूँ तो ये बनती है जी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब देखें ये इसका आखिरी शेल है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके इस तरह के एटम स्टेबल होते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी। और इसके मुकाबले में अगर मैं बात करता हूँ तो क्लोरीन है। क्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करता हूँ तो वो होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ये इसका आखिरी शेल है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ये भी बात की थी कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, हमने ये कहा था कि 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है। तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा। तो हम ये कहते हैं कि जैसे सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी ये सोडियम था, सोडियम ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये बन गया Na पॉजिटिव और ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इसके इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो पहले शेल में 2 थे, दूसरे में 8 थे और तीसरे में 1 था। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पहले में 2 और दूसरे में 8 हो गए और तीसरा शेल यहाँ पे हो गया खाली। सेम उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, लूज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अगर हम कहते हैं क्लोरीन ने गेन कर लिया, तो ये क्लोरीन था, इसने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन करने के बाद ये बन गया Cl नेगेटिव। अब देखें अगर क्लोरीन का मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूं तो 2, 8 और 7, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। उसके बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर देखें 2, 8, 8। अब देखें कि इसका तीसरा शेल जो था वो खाली हो गया और इसका ये वाला शेल वैलेंस शेल हो गया, तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। और अगर इसकी बात करें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके वैलेंस शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और ये स्टेबल हो गया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब हमें पता है कि सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन लूज करने से ये स्टेबल हो गया और इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये स्टेबल हो गया। तो 2 चार्जेस बन गए, एक हमारे पास Na पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास Cl नेगेटिव। और इन चार्जेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो ये स्टेबल हो गया। तो अब दोनों स्टेबल हो गए हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्यों मिलेंगे, इन दोनों के दरमियान क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो याद रखिएगा कोई भी एटम, कोई भी आयन या कोई भी कंपाउंड है तो वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करता है। अगर हम देखें तो ये दोनों एटम यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम आयन बन गया तो ये स्टेबल है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये भी स्टेबल है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने देखा था कि सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसकी गैसियस स्टेट होती है और जब ये आयन बनता है तो ये गैसियस स्टेट में होता है। सेम इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करता है और जब ये स्टेबल होता है क्लोरीन आयन यानी क्लोराइड आयन की फॉर्म में तो ये भी गैसियस स्टेट में होता है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो ये स्टेबल हो गए, लेकिन आप देखें कि अगर स्टेट के हवाले से देखें तो ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि गैसियस स्टेट इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। तो अगर गैसियस स्टेट इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती तो इनको अपनी स्टेट को सॉलिड स्टेट के अंदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट हम देखते हैं तीनों स्टेट्स के अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, तो सॉलिड स्टेट जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद ये गैसियस स्टेट में थे, लेकिन जब इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, ये करीब आए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको क्या किया कि यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन था, ये Cl नेगेटिव आयन था और ये दोनों करीब आके इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई जिससे ये NaCl बन गया।
और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इन दोनों आयंस को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो आयंस को जोड़ के रखती है। और पहले ये देखें, ये गैसियस स्टेट में था, ये भी गैसियस स्टेट में था। जब ये दोनों मिल गए, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो उसके बाद जब ये कंपाउंड बना है तो ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में आ गया। और सॉलिड स्टेट में आने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो NaCl है ये मोर स्टेबल है आयंस की निस्बत। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा, हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है, जब इसके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और ये कंपाउंड बन गया है, तो हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब क्वेश्चन अगला ये है कि आयनिक बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? उसकी वजह यह है कि इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो फोर्स है इसका एक फार्मूला होता है, F = Q1 Q2 ओवर R²। ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी ये जो F है इसको फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये K जो है ये कांस्टेंट है, और उसके बाद Q1 ये आपके पास पॉजिटिव आइन, Q2 जो है ये आपके पास ये नेगेटिव आइन, और ये R² यानी R का मतलब है दरमियानी फासला, दो आइंस का दरमियानी फासला। अब अगर हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप देखें कि ये फोर्स और R यानी दरमियानी फासला और फोर्स जो है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R जितना कम होगा फोर्स उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये चीज़ तो हमें पता है कि दो चीज़ें अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है एक चीज़ के अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम है। तो अगर हम इस तरह लिख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है इसका दरमियानी फासला बहुत ज़्यादा कम है। तो फासला कम होने की वजह से हम कहते हैं कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये इसकी फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी कि एटम इलेक्ट्रॉन, कौन सा एटम किस तरह इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कौन सा एटम किस तरह इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और लूज और गेन करने के बाद उसके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और उस फोर्स की वजह से ये एक कंपाउंड वजूद में आता है। अब याद रखिएगा कि देखें, एक ये आयन था, एक ये आयन था, इन दोनों ने मिलकर एक नई चीज़ बना ली, ये एक नया कंपाउंड बना लिया है। ये जो नया बनने वाला कंपाउंड है, आपको पता है कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। अब ये दो एलिमेंट्स के मिलने से जो एक कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड दो एटम्स किस फोर्स के ज़रिए जुड़े हैं? आयनिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हैं। तो जब एक कंपाउंड दो एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से वजूद में आता है, तो उस कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो आयनिक बॉन्ड से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं हम उनको आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर की तरफ। यानी हमने ये तो देख लिया कि NaCl के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड होता है, तो इसको प्रेजेंट किस तरह किया जाता है। जैसे आपके पास ये है NaCl, हमें पता है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी ये आपके पास Na है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ये हमारे पास Cl है, इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7, और ये इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिया हुआ है सोडियम से, और ये इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह इसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। इस तरह करना है तो इस तरह कर लें, अगर नहीं तो ये सोडियम है, ये इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, और आप इस तरह प्रेजेंट कर दें एरो लगा के कि ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन इसको अपना डोनेट कर दिया या इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये बॉन्ड जो है ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, यानी एक एटम कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, और दूसरा जो एटम है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। चलें इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, MgCl2 की। अब MgCl2 की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमें पता है कि अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता है, इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन हमें पता है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इलेक्ट्रॉन इसने एक मैग्नीशियम से लिया होता है। और अगर दूसरा क्लोरीन है तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिया हुआ है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। सेम वही कंडीशन है, आप इसको इस तरह बनाना चाहते हैं आप इसको इस तरह बना दें, लेकिन अगर आप लोग इसको मैग्नीशियम को इस तरह बनाना चाहते हैं कि ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन है,
जो इसने देने हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना इसको दे दिया है, और यहाँ पे दूसरा क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया है। ये बॉन्ड अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, तो ये बॉन्ड बनने के बाद का, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद का स्ट्रक्चर है। और अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान, यानी आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ तरह से इस तरह आयनिक कंपाउंड्स के आप लोग जो है वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाने वाला जो फिनोमिना है, ये हमें जो है ये लेविस ने दिया था। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं, या लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर का इसको नाम दिया जाता है।